हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो पैरामेडिकल में निश्चित तौर पर पूछता है। NaCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन इसमें इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर प्राप्त किया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन का सहभाजन या एक दूसरे के रिलेशन से बनता है, उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैद्युत संयोजक बंधन। HCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन, संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, इनमें से सभी। तो हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के 7 एटम दोनों आपस में साझा करके और इस बंधन को बनाते हैं। तो वैद्युत संयोजक बंधन, अभी हमने जस्ट इस बात पर चर्चा किया, इसमें इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है या ले लिया जाता है। लेकिन संयोजक बंधन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का गठन होता है। सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन कॉम्प्लेंट बॉन्ड होता है जो एक दूसरे में संयोग करके बनता है, एक दूसरे से रिलेशन बन के बनता है। इसलिए इसका आंसर सहसंयोजक बंधन ही होगा। जल, अमोनिया तथा मीथेन के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं? सहसंयोजक बंधन, संयोजन बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन, इनमें से सभी। जल और अमोनिया का तथा मीथेन का जो परमाणु है, यह भी सहसंयोजक बंधन से ही जुड़े हुए होते हैं। जल के यौगिक का बंधन कौन होता है? जल का जो यौगिक है उसका बंधन 105 डिग्री होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अमोनिया के यौगिक का बंधन, अमोनिया का यौगिक का बंधन 90 डिग्री होता है। अगले वीडियो में हम इसे निकालते कैसे हैं इसके बारे में जानेंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मीथेन के यौगिक बंधन कौन होता है? मीथेन का जो यौगिक बंधन होता है वह 109 डिग्री 28 डिग्री होता है। सिलिकॉन क्रिस्टल की आवृत्ति कैसी होती है? ये 4 समतल फलक वाला, चारों फलक वाला त्रिभुजाकार होता है जो चतुर्थ फलकीय होता है। पिरामिडिया की खोज याद रखें WM थॉमसन तथा आर्थर लेविस ने किया था। नीचे से ये ऊपर की ओर बढ़ता है, खष्ट फलकीय 6 फलक वाला। तो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है वो पिरामिडिया होता है। ये जो होता है वह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाता है। ग्रेफाइट की संरचना कैसे होती है? पिरामिडिया, खष्टफलकीय, पिरामिडिया। ए और सी दोनों सेम आंसर लिखा गया है। इसका सही आंसर बी होगा। हीरा और ग्रेफाइट आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक दूसरे में ढेर सारे अंतर हैं। तो ग्रेफाइट की जो रचना होती है वो पिरामिडिया होता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति या इसकी जो प्रकृति है वो क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्याग जो होती है उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। सीधे रूप से कहे तो इसमें हाइड्रोजन का त्याग होता है। अवकारक जो है, अवकारक में क्या होता है? जिस पदार्थ या तत्व का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन की त्याग करने की जो प्रकृति है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाता है। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, अभी हमने बताया कि ऑक्सीकरण जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और अवकरण जो होता है, अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एलिमेंट्स जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, उसे हम अवकरण क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो इसका आंसर बी होगा। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। अब आपने एक क्वेश्चन अभी देखा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो, उसको हम क्या कहते हैं? तो अवकारक, जिस पदार्थ या तत्व का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अवकारक कहते हैं। उपकरण आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को, जैसे मीथेन गैस को बनाना है तो उसमें जितने भी जो सामान लगते हैं, जैसे हम भी कर लेते हैं स्टैंड, शिकंजा, कर्क, उस सब को हम उपकरण कहते हैं। संयोजी, जिसमें इलेक्ट्रॉन संयुक्त होते हैं। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक जिस पदार्थ का अवकरण हुआ हो ऐसा पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि 2H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स, बनता क्या है? 2H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त करता है और ऑक्सीजन प्राप्त करके अवकृत होता है, इसलिए क्या होता है? हाइड्रोजन अवकारक है। और चूंकि ऑक्सीजन प्राप्त कर हाइड्रोजन अवकृत हुआ, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीकारक होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑक्सीकारक होगा। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहा जाता है? ये पूर्व में भी मैंने बताया था कि जिस पदार्थ या तत्व का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अवकारक। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अवकारक कहते हैं, क्योंकि अभी बोले थे कि जिस पदार्थ या तत्व का ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकारक का, अवकारक का, अवकरण का, इनमें से कोई नहीं। शुद्ध लोहा में फेरस रहता है, शुद्ध पानी में H2O, शुद्ध ऑक्सीजन O2 रहता है। इस दोनों के संपर्क में आने से तो जंग नहीं बनता। लोहे और ऑक्सीजन में अभिक्रिया से लोहे पर ऑक्साइड की परत बनती है, जो लोहे में क्या होता है? चिपक जाती है, और इसी के कारण उसमें जंग लगता है, यानी ऑक्सीकारक के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑक्सीकारक। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है, भार घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। स्वाभाविक है, जब लोहा पर जंग लगेगा तो उसकी वेट बढ़ेगी, यानी भार बढ़ जाता है। इसका आंसर ए होगा। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। हाइड्रोजन के जलने के कारण क्या होता है? इसका ताप उच्च होता है, ज्वाला काफ़ी मात्रा में लौ निकलती है, यह रंगहीन होती है, जलकर यह जल और कम मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 बनाती है, और यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में देखा है, लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीकरण है। ए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है? ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करने वाला पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, नाइट्रस अम्ल HNO2 है। ये सब जो है
ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है। H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका आंसर ए सही है। रैखिक संरचना वाला अणु कौन है? ए है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजी के बारे में मैंने बताया था कि जिसमें दोनों में परस्पर संबंध से इलेक्ट्रॉन के संयोजन से बनता है। पोटेशियम क्लोराइड ए यानी इस दोनों का क्लोरीन का 17, पोटेशियम का 6, ये दोनों आपस में बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी तत्व को अक्रिय होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और ये दोनों मिलके सहसंयोजिक बॉन्ड बनाते हैं। एथिलीन अणु की आकृति होती है। एथिलीन की आकृति जो होती है एक रेखीय नहीं, चतुष्फलकीय नहीं, ये समतल त्रिकोणीय, एथिलीन जो है वह समतल त्रिकोणीय आकृति बनाती है। इसका आंसर सी होगा। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन, मुक्त अणु, सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अर्नाल्ड समरफील्ड ने किया था इसकी खोज मुक्त इलेक्ट्रॉन की। यह क्रिस्टल संरचना में संयोजक इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार की अभिव्यक्ति करने वाला एक सरल मॉडल है। आयन, मुक्त आयन ऐसे अणु या परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या असमान होती है। इसमें आयन में विद्युत आवेश होता है और मुक्त अणु क्या है? यह पदार्थ का छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो विद्युत का आवेश किस में होता है? विद्युत का आवेश किस में होता है? मुक्त आयन में। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। और इन्हें याद रखें कि अर्नाल्ड समरफील्ड ने मुक्त इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया ऑक्सीकरण, अवकारण, उत्प्रेरक, अभिप्रेरण, तो यह प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण कहलाती है, जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों और समूहों में क्या होता है? संयोग होता है। उत्प्रेरक जो है वह क्रिस्टलाइट होता है, जिसमें आप देखिएगा एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर, ये सब ग्रुप आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट, Fe+ की Fe++ में रूपांतरण की प्रक्रिया। ये Fe+ और Fe++ का क्या मतलब है? Fe+ में फेरस जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Fe++ में फेरस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरे को देता है। और इस रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरे को प्रदान करता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम यौगिक कौन था जिसको संश्लेषित किया गया था? वो प्रथम जो यौगिक था वो यूरिया था, जिसको प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित किया गया। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। इस ध्यान में रखिएगा। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन की अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? तो कार्बनिक यौगिक में जो अतिरिक्त तत्व है वो सिर्फ कार्बन है। एथिलीन का IUPAC नेम, थोड़ा IUPAC नेम के बारे में संक्षिप्त में जान लीजिए। IUPAC नेम जो है इसमें सबसे पहले इसकी बैठक जेनेवा में हुई थी, जिस समय इसको IUC कहा गया।
बाद में इसका नाम बदल के IUPAC नेम रखा गया। इस IUPAC नेम में सबसे पहले हम कार्बन का लंबा चेन चुनते हैं जो सबसे बड़ा हो। उसके बाद उसमें जो उत्प्रेरक होता है जिसको क्रिस्टलाइट कहते हैं, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ETC, उसको सबसे पहले रखा जाता है, या उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको पहले रखा जाता है, और उसके बाद इसका नामकरण किया जाता है। तो इथिलीन का IUPAC नेम क्या होगा? तो इथिलीन का IUPAC नेम इथीन होगा, ए। एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका नाम इथाइन होगा। अल्कोहल में पाए जाने वाले अभिक्रियाशील मूल, तो अभिक्रियाशील मूलक क्या है मैंने अभी ही बताया है। तो अल्कोहल का OH होता है, O जो है A नंबर जो देख रहा है O वह ईथर का होता है, B जो देख रहा है CO यह कीटोन का होता है, और C जो OH का देख रहा है ये अल्कोहल का होता है, D COH यह कार्बोनिक एसिड का होता है। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम क्या है? तो इसका नाम मेथेनॉल है, क्योंकि OH अल्कोहल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, इससे इसका नाम मेथेनॉल होगा। चूँकि मेथिल अल्कोहल नहीं होगा, हाइड्रोक्सी मीथेन भी नहीं होगा, मेथेनॉल, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, और एल रहता तो मेथेनॉल होता, चूँकि OH है इसमें नॉल ग्रुप जुटता है। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। यही हमने अभी चर्चा की। इसका क्रियाशील समूह जो होता है जिसको हम लोग क्रिस्टलाइट कहते हैं, जिसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोनिक एसिड सब आता है, उसको हम क्रियाशील मूलक कहते हैं। जो रासायनिक गुण प्रदान करता है उसका नाम ही बदल डालता है, सबसे पहले क्रियाशील मूलक का नाम आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देंगे। यह एल्कीन ग्रुप का होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह एल्केन ग्रुप का होता है, CnH2n+2। इसका आंसर बी सही है। लेकिन यह एल्कीन में जाते हैं तो CnH2n आ जाता है, और एल्काइन में जाते हैं तो CnH2n-2 आ जाता है। CnH2n-1 जो है ये आपको क्रिस्टलाइट में आता है। निम्नलिखित में कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? आइसोमेरिज्म का यह क्वेश्चन है। यह जो है समावयवता ब्यूटेन पाया जाता है। ब्यूटेन का जब आप संरचना सूत्र लिखिएगा तो यह नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों एक प्रारूप में निकलते हैं, और हम लोग जो घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं उसमें भी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण रहता है। तो समावयवता जो आइसोमेरिज्म जो इसमें प्रदर्शित करता है ये ब्यूटेन करता है। यह वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।